दोस्तों, आज की हमारी कहानी बेंगलुरु के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम राहुल है। तो चलिए अब ये कहानी राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। उस डरावनी घटना के होने के बाद मुझे मेरे जीवन में एक चीज तो समझ में आ गई है कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होना होता है तो वो होकर ही रहता है, चाहे आप उस चीज के लिए कितना ही सतर्क होकर चलो। लेकिन जिस वक्त जो घटना आपके साथ होनी होती है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसा ही कुछ एक दिन मेरी जिंदगी में भी हुआ था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं बेंगलुरु में रहकर आर्किटेक्ट का काम किया करता हूं और आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आज से लगभग 2 साल पहले की है। उस वक्त मेरी नई नई ही शादी हुई थी। मेरी शादी को हुए अभी लगभग 6 महीने ही हुए थे, लेकिन शादी के लगभग 1 महीने बाद ही मैं मेरी वाइफ को लेकर मेरे गांव से बेंगलुरु आ गया था और हम दोनों एक साथ बेंगलुरु के ही एक फ्लैट में रहते थे। एक बार मेरे घर से मेरे पास फोन आता है कि घर पर कोई छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोगों को गांव आना है। अब इस बात की खबर मुझे लगभग 1 हफ्ते पहले ही चल चुकी थी, क्योंकि मेरे पास मेरी मम्मी का 1 हफ्ते पहले ही फोन आ गया था और उन्होंने मुझे बता दिया था कि घर पर इतनी तारीख का प्रोग्राम है तो उससे 1 दिन पहले तुमको अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर पहुंच जाना है। अब मेरा जो गांव था वो बेंगलुरु से लगभग 300 किलोमीटर दूर था और वहां पर नेटवर्क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी बहुत ही ज्यादा कमी थी। कहने को तो वहां पर नेटवर्क था, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का ही। मेरा वो गांव शहर की सभी आधुनिक सुविधाओं से पिछड़ा हुआ था और इसी वजह से मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ शहर में ही सेटल होना पड़ा था, क्योंकि गांव में रहकर मैं मेरा वो काम नहीं कर पा रहा था जो कि मैं शहर में रहकर कर पा रहा हूँ। अब गांव जाने के लिए मैं हमेशा ट्रेन से जाना ही पसंद किया करता था, क्योंकि मेरे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर ही एक रेलवे स्टेशन है जहां से बेंगलुरु से आने वाली एक लोकल ट्रेन गुजरती है और उसी ट्रेन से मैं अक्सर अपने गांव आने जाने का काम किया करता था। वो ट्रेन हमेशा शाम के 6 बजे के वक्त शहर से रवाना होती थी और रात के लगभग 11 बजे के आसपास में मुझे मेरे गांव के पास वाले उस रेलवे स्टेशन पर उतार दिया करती थी। अब जिस दिन मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी वो उस दिन की बात है जब मैं अपनी वाइफ को लेकर अपने गांव के लिए निकला था। उस दिन हम लोग शाम के 5 बजे के वक्त ही हमारे फ्लैट से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए थे और शाम के लगभग 5:30 बजे के वक्त से ही हम हमारी 6 बजे वाली ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर इंतजार करने के बाद शाम के 6 बजे वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। ट्रेन के आते ही हम लोग हमारी जो सीट बुक की हुई थी उस सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और तय समय पर ट्रेन अपनी मंजिल के लिए रवाना भी हो जाती है। ट्रेन के साथ साथ हम लोग भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अभी ट्रेन को चले लगभग 1 घंटे का ही समय हुआ था कि तभी अचानक से मुझे मेरे पेट में कुछ भूख का एहसास होने लगता है, क्योंकि घर से निकलते वक्त भी मैं कुछ खाकर नहीं निकला था और ना ही मैं कुछ ऐसा खाने का सामान अपने साथ लेकर आया था जिसको निकालकर मैं इस वक्त खा सकता था। इसी वजह से मैं ट्रेन में बैठे बैठे जब मेरी वाइफ से बातें कर रहा था तो मैं उससे कहता हूं कि मुझे तो थोड़ी भूख सी लगी है, आगे चलकर अगर किसी स्टेशन पर ट्रेन रुके तो मुझे बता देना, मैं अपने लिए कुछ खाने का सामान लेकर आऊंगा। मेरे ऐसा कहने पर मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि भूख तो मुझे भी लगी है, तो जब आप अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ तो मेरे लिए भी ले आना। तो फिर हम लोग ऐसे ही बातें करते करते अभी अपने सफर को काट ही रहे थे कि तभी हमें हमारी बोगी में पीछे की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, चाय, गर्मा गर्म चाय,
चाय ले लो, चाय, मसाले वाली चाय। इस आवाज को सुनते ही मेरी वाइफ मुझसे कहती हैं कि शायद कोई चाय बेचने वाला ट्रेन में आ गया है। जब वो मुझे ऐसा कहती हैं तो मैं उससे कहता हूं कि बेचने वाला नहीं, ये तो मुझे कोई बेचने वाली लग रही है, क्योंकि उस वक्त वो आवाज किसी औरत की तरह लग रही थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत चाय बेच रही हो। कुछ ही देर में वो आवाज हमारे काफी ज्यादा करीब आने लगती है और उस आवाज के साथ साथ एक औरत भी हमारी तरफ आ रही थी, जिसने अपने एक हाथ में एक बड़ी सी केतली ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक छोटे गिलासों का पैकेट ले रखा था। जब वो हम लोगों के पास आती हैं तो हमसे भी पूछती हैं कि साहब चाय पियोगे क्या? आए तो मैं उससे पूछता हूं कि क्या चाय के साथ साथ तुम्हारे पास कुछ और भी खाने के लिए है? जब मैंने उससे ऐसा पूछा तो वो बड़ी ही खुश होते हुए मुझसे कहती हैं कि मेरे पास तो खाने के लिए ऐसी चीज है जिनको कि आप खा ही नहीं पाओगे। तो मैं भी उससे काफी ज्यादा उत्साहित होते हुए पूछता हूं कि क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? तो वो कहती हैं कि अगर तुमने खाने वाली चीजों को देख लिया तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे कि एक चाय बेचने वाली औरत ऐसी चीज भी बेच सकती है। जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे लगा कि शायद वो कोई नशे पते की चीजों के बारे में बात कर रही है। अक्सर ऐसे लोग कई नशीले पदार्थ ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को चाय नाश्ते के बहाने बेच देते हैं। उस वक्त मैं उससे कहता हूं कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास अगर चाय है तो तुम मुझे सिर्फ चाय ही दे दो। मेरे ऐसा कहने पर वो चाय बेचने वाली औरत 2 छोटे छोटे गिलासों में चाय डालती है और फिर हम दोनों को पकड़ाकर हमसे पैसे लेकर वहां से थोड़ी आगे की तरफ निकल जाती है। अभी मैं अपने चाय वाले गिलास को साइड में रखकर जो उस औरत ने छुट्टे पैसे वापस दिए थे उन पैसों को अपने पर्स में डाल ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी वाइफ काफी तेज उल्टी करने के जैसा करती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर मैं उससे पूछता हूं कि क्या हुआ? तो वो चलती हुई ट्रेन की खिड़की से अपने मुंह से बाहर की तरफ कुछ थूकती है और अपना अजीब सा मुंह बनाती है। मेरे पूछने पर वो मुझसे कहती हैं कि ये चाय है या फिर कुछ और? मुझे तो ये बिल्कुल भी चाय की तरह नहीं लग रही। फिर वो उस जाती हुई औरत को आवाज लगाकर वापस बुलाती है। मेरी पत्नी की आवाज लगाने पर वो औरत फिर से हमारी तरफ आती है, लेकिन उस औरत के हमारी तरफ आते ही मेरी वाइफ उसके ऊपर काफी तेज आवाज में भड़क जाती है और उसे कहने लगती हैं कि तुम जैसे लोग फालतू का सामान बेचकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हो। तुम इसे चाय कहती हो, एक बार तुम खुद इसको पीकर देखो तो पता चलेगा कि ये चाय कहने के लायक भी हैं या नहीं। तुमको शर्म आनी चाहिए, भोले भाले लोगों को खराब चीज बेचकर पैसे कमाती हो। अगर किसी के कोई बीमारी हो गई तो तुम्हारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, सिर्फ पीने वाले को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही मेरी वाइफ उस औरत को पता नहीं और भी बहुत सी बातें कह देती हैं। जब मुझे लगा कि मेरी वाइफ का गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है तो मैं उसको शांत करने की कोशिश करता हूं। अभी मैं मेरी वाइफ को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उस चाय बेचने वाली औरत का गुस्सा बढ़ जाता है। इतनी देर तक तो वो चुपचाप एक तक मेरी वाइफ जो कुछ भी कह रही थी वो सारी बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं मेरी वाइफ को शांत करने लगा तो वो बहुत तेज तेज आवाज में हम लोगों को कुछ कहने लगती हैं। लेकिन इस बार वो हम लोगों से हिंदी में बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो कोई अलग ही तरह की भाषा थी जिसको उस वक्त हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में वो बोल रही थी उससे हमें इतना तो पता चल गया था कि वो भी हमारे ऊपर काफी ज्यादा भड़क चुकी हैं और गुस्से में ही हम लोगों से बात कर रही हैं। लेकिन उस वक्त वो किस भाषा में बात कर रही थी ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं बार बार उसकी तरफ भी हाथ जोड़कर उसको जाने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने उस अजीब सी भाषा में बात करते करते ही कुछ इस तरह के इशारे करने शुरू कर दिए थे जिनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हम लोगों को कोई धमकी दे रही हो। कुछ ही देर में मुझे समझ में आ गया था कि शायद वो हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रही हैं और हम लोगों की तरफ हाथों से किसी चीज को काटने के जैसा इशारा कर रही हैं। उस वक्त उसका चेहरा भी काफी ज्यादा लाल पीला हो गया था। उसकी आंखें गुस्से के मारे काफी ज्यादा बाहर की तरफ आ गई थीं। उसके उस डरावने रूप को देखकर उस वक्त मैं सिर्फ उसके सामने हाथ जोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से के मारे पूरी तरीके से बदलने लगा था और उसकी आंखों में एक अलग ही नशा दिखाई दे रहा था।
लेकिन लास्ट में जाते वक्त भी वो बार बार अपने हाथों से कुछ इशारा करते हुए हम लोगों को धमकी देकर वहां से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त भी वो बार बार पलटकर हम लोगों की तरफ देख रही थी। उसके जाने के बाद मैं मेरी वाइफ को थोड़ा समझाने लगता हूँ कि ऐसे अनजान लोगों पर इस तरीके से मत भड़का करो, क्या पता कब और कहाँ कोई इंसान उस चीज का बदला हम लोगों से निकाल ले। तो मेरी वाइफ मुझसे कहती हैं कि ये औरत हमसे क्या बदला निकालेगी, कुछ ही देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा, हम वहां पर उतर जाएंगे और ये भी यहाँ से आगे जो स्टेशन आने वाला है वहां पर उतर जाएगी। मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि तुमने देखा नहीं उसने कितनी खराब चाय हम लोगों को पिलाई है, पता नहीं उसने इस चाय में ऐसा क्या मिलाया था जिसकी वजह से इसका स्वाद इस तरह का हो गया है। अब उस वक्त हमारी वो बातचीत वहीं पर खत्म हो जाती है और कुछ देर के लिए हम लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग शांत होकर बैठे थे तब अचानक से ही बैठे बैठे मेरी नजरें ट्रेन की हमारी वाली बोगी में जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों पर जाती हैं और उन लोगों को देखकर मैं एक चीज नोटिस करता हूं। मैंने देखा कि ट्रेन में आधे से ज्यादा लोग काफी गहरी नींद में सो चुके हैं, पर उस वक्त मैंने एक चीज को नोटिस किया था कि उस वक्त सिर्फ वही लोग गहरी नींद में सोए हुए थे जो अभी कुछ देर पहले ही उस औरत से चाय लेकर पी रहे थे। यानी कि जिन जिन लोगों ने भी हमारे साथ उस औरत से चाय लेकर पी थी वो अब काफी गहरी नींद में थे। उन लोगों की शक्ल मुझे इसलिए याद है क्योंकि जिस वक्त वो औरत उस तरफ से चाय बेचते हुए आ रही थी तो मैं लगातार उसको देख रहा था और मेरे लगातार उसको देखने का कारण ये था कि उस वक्त मुझे काफी तेज भूख लगी हुई थी, तो मैं टकटकी लगाकर उसको देखे ही जा रहा था कि कब वो मेरे पास आए और कब मैं उसके पास से कुछ खाने पीने का सामान लूं। इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत इस बात का अंदाजा था कि किन किन लोगों ने उस औरत से चाय लेकर पी थी और अब जिन जिन भी लोगों ने उस औरत से चाय लेकर पी थी वो सारे के सारे लोग ही एक गहरी नींद में थे। अब ये चीज मैं देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी वाइफ मुझसे कहती हैं कि मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी भारी हो रहा है और मुझे नींद आने वाली हो रही है। जब मेरी वाइफ मुझे ऐसा कहती हैं तो मैं उससे पूछता हूं कि तुमने उस चाय को कितना पिया था, तो वो मुझसे कहती हैं कि मैंने तो उसमें से सिर्फ एक बार ही पी थी और पहली बार पीते ही मुझे उसका स्वाद कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा था। इसी वजह से मैंने चलती ट्रेन से ही वो सारी चाय बाहर की तरफ फेंक दी थी। उसके ऐसा कहने पर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी वाइफ ने सिर्फ एक बार ही उस गिलास में से चाय पी थी तो क्या सिर्फ एक बार के चाय पीने से ही मेरी वाइफ को इतना ज्यादा उस चाय का असर हो रहा है कि बाकी के लोगों की तरह उसको भी नींद आने लगी है। इसका मतलब उस औरत ने सच में इस चाय में कुछ ऐसा मिलाया था जिसकी वजह से सभी लोग नशे की हालत में नींद में चले जाएं। पर उसने इन सब लोगों के साथ ऐसा क्यों किया होगा ये अब तक भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ही देर में मेरी वाइफ के साथ साथ मुझे भी नींद आ जाती है और हम दोनों वहीं ट्रेन में ही सो जाते हैं। लेकिन जब मैं ट्रेन में सो रहा था तो सोते सोते ही अचानक से जब मैं सांस ले रहा था तो मेरे सांस के साथ ही मुझे एक ऐसी स्मेल महसूस होती है जो कि कुछ जानी पहचानी थी और उस स्मेल के महसूस होते ही मैं अचानक से काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई इंसान हमारे पास से होते हुए गुजरा है। पर मेरे घबराने की वजह ये नहीं थी कि कोई इंसान हमारे पास से होते हुए गुजरा है, बल्कि मेरे घबराने की वजह ये थी कि जब उस इंसान के वहां से गुजरने का एहसास मुझे होता है तो मेरे को वहीं स्माइल महसूस होती है जो कुछ देर पहले ही जब वो चाय बेचने वाली औरत आई थी तो उस औरत के आने पर वो स्मेल आ रही थी, यानी कि उस औरतों में से वो स्मेल आ रही थी। और अब जब मैं दोबारा सो रहा था तो फिर से उस स्मेल का मेरे आसपास महसूस होने का मतलब था कि वो औरत कहीं ना कहीं फिर से हम लोगों के आसपास में ही थी। इसी वजह से मैं अचानक से आंखें खोलकर जब ट्रेन में सभी तरफ देखता हूँ तो मुझे वो औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब मैं आंख बंद करके सो रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि जैसे वो हमारे पास से ही गुजारी है। ये चीज मेरे साथ मेरे गांव का स्टेशन आने से पहले लगभग 3-4 बार होती है। यानी कि जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता तो आंख बंद करते ही मुझे ऐसा लगता कि जैसे कोई एक साया हम लोगों के बगल से होता हुआ गुजरा है। पर जैसे ही मैं आंखें खोलकर देखता था तो मुझे ट्रेन की बोगी में कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। शुरू में तो मैं उस चीज को नजरअंदाज करता हूँ, लेकिन जब वो चीज बार बार मेरे साथ होने लगी थी
तो उसके बाद मैंने सोना ही छोड़ दिया था, यानी कि मैं उठकर वहीं सीट पर ही बैठ गया था। लगभग 1 से 1.5 घंटे के इंतजार के बाद मेरे गांव के बगल वाला वो स्टेशन आ जाता है जहां पर हम लोगों को उतरना था। इसी वजह से मैं मेरी वाइफ को नींद से उठाता हूं और उससे कहता हूं कि चलो स्टेशन आ गया है, अब हम लोगों को नीचे उतरना है। फिर उसके बाद हम लोग हमारा सामान लेकर स्टेशन पर उतर जाते हैं। अब हम लोग स्टेशन पर उतरकर थोड़ी दूर लगभग 10 से 15 कदम चले ही थे कि तभी अचानक से हमें पीछे से ऐसी आवाज सुनाई देती है कि अरे रुको, मुझे भी तो अपने साथ लेते चलो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो। जैसे ही मुझे वो आवाज सुनाई दी तो मैं अचानक से मेरी वाइफ की तरफ देखता हूँ, पर जिस तरीके से मैं मेरी वाइफ की तरफ देखता हूँ वैसे ही मेरी वाइफ भी अचानक से मेरी तरफ देखती है और वो मुझसे पूछती हैं कि क्या तुम्हें भी वही सुनाई दिया जो मुझे सुनाई दिया है। तो मैं भी उसे कहता हूँ कि हाँ, मुझे भी एक आवाज सुनाई दी है पीछे से। लेकिन हमारे चौंकने का कारण ये नहीं था कि हमें कोई आवाज सुनाई दी थी, बल्कि हमारे चौंकने का कारण ये था कि वो आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी और वो आवाज उस चाय बेचने वाली औरत की आवाज की तरह ही लग रही थी जो कि हम लोगों को चाय देते वक्त हम लोगों से बात कर रही थी। लेकिन जब हम दोनों ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो हमें उस पूरे स्टेशन पर वो औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। उसके बाद मेरी वाइफ मुझसे कहती हैं कि वो औरत इतनी दूर क्या लेने के लिए आई होगी, वो तो एक स्टेशन से चढ़कर दूसरे स्टेशन पर ही उतर जाती है और फिर उस तरफ से आने वाले ट्रेन में चढ़कर वापस से चाय बेचते हुए उस तरफ वाले स्टेशन पर चली जाती है। उसको इस सुनसान गांव वाले स्टेशन पर आकर क्या करना होगा। अभी हम लोग इस तरह की बातें करते हुए स्टेशन पर ही लगी हुई एक लोहे की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उस वक्त हम लोगों के साथ उस स्टेशन पर लगभग 4-5 लोग और उतरे थे, क्योंकि रात का वक्त था और गांव के उस छोटे से स्टेशन पर इतनी ज्यादा कोई सवारियां नहीं उतरती थी। अब कुछ ही देर बाद में वो ट्रेन फिर से वहां से रवाना होकर अपने आगे की मंजिल की तरफ निकल जाती है और उस ट्रेन के जाते ही वो पूरा स्टेशन फिर से सुनसान हो जाता है। उस वक्त तक रात के लगभग 11:15 बज चुके थे। उस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 4-5 बल्ब की रोशनी के अलावा बाकी कहीं पर भी कोई भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी और चारों तरफ सिर्फ गाना अंधेरा ही नजर आ रहा था। अब मैं उस लोहे की कुर्सी पर बैठा बैठा अपनी मम्मी को फोन लगाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप किसी को स्टेशन पर भेज दीजिए, हम लोग स्टेशन पर उतर चुके हैं। तो उन्होंने हमें लगभग आधे घंटा यहीं पर बैठे रहकर इंतजार करने के लिए कहा और हमसे कहा कि कुछ ही देर में तुम्हारे पास तुमको लेने के लिए घर से कोई ना कोई पहुंच जाएगा। अभी हम लोग वहां पर बैठे ही थे कि तबीयत अचानक से मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। इसी वजह से मैं मेरी वाइफ से कहता हूं कि तुम थोड़ी देर यहां पर बैठो, मैं अभी 2 मिनट में टॉयलेट करके वापस आया। तो मेरी वाइफ मुझसे कहती हैं कि मैं इतनी रात को यहाँ पर अकेली बैठी नहीं रह सकती, तुम घर पर जाकर ही कर लेना। तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, अभी हमें घर पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा और मैं तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी वजह से मेरी वाइफ मुझसे कहती हैं कि ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। तो मैं मेरी वाइफ को जल्दी आने का कहकर वहाँ से उठकर रेलवे स्टेशन की पटरियों को पार करके दूसरी तरफ टॉयलेट करने के लिए चला जाता हूँ। अभी मैं एक कोने में खड़ा होकर टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे मेरे कानों में कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसको सुनते ही मेरी टॉयलेट बीच में ही बंद हो गई थी, क्योंकि उस आवाज को सुनते ही मुझे इतना भयंकर डर लगा था कि मैंने सोच लिया था कि शायद आज हम लोगों के साथ कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मुझे मेरे बगल में ही थोड़ी दूर से एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो आवाज मुझे सुनाई देती है तो अचानक से मैं उस तरफ पलट कर देखता हूँ। जब मैं उस तरफ पलट कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उन रेलवे स्टेशन की पटरियों पर ही मेरे से बहुत दूर एक अंधेरे की तरफ जाते हुए मुझे कोई दिखाई दे रहा है और उसी तरफ से वो आवाज आ रही थी। लेकिन जब मैं गौर से उस शख्स को देखने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ी ही देर में मुझे समझ में आ जाता है कि ये तो वही औरत हैं जो उस ट्रेन में चाय बेच रही थी, जिसके साथ मेरी वाइफ का झगड़ा हुआ था। क्योंकि उस वक्त मुझे उस रात के घने अंधेरे में उसने अपने हाथ में जो बड़ी सी केतली ले रखी थी वो चाय की केतली दिखाई देती है और वो उस तरफ अंधेरे में जाते हुए भी जोर जोर से आवाज लगा रही थी कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली चाय। अब उसको इस तरह से आवाज लगाते हुए उस अंधेरे की तरफ जाते हुए देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि भला वो औरत
यहाँ इस गांव के सुनसान स्टेशन पर किसको चाय बेच रही थी, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैं वहीं की वहीं से दबे कदमों के साथ भागते हुए अपनी वाइफ की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन जब मैं उस तरफ जा रहा था तो दूर से ही मुझे जाते वक्त वो लोहे की बेंच दिखाई देती है, जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैं मेरी वाइफ को बैठा हुआ छोड़कर आया था। लेकिन अब जब मैं उस बेंच को देखता हूँ तो मेरी वाइफ मुझे वहां पर बैठी हुई दिखाई नहीं देती है और मैं भागते हुए उस बेंच की तरफ जाता हूँ। तो बेंच के पास जाने के बाद मुझे दिखाई देता है कि वहां पर सिर्फ हमारा सामान का बैग ही रखा हुआ है, लेकिन मेरी वाइफ उस जगह पर नहीं है। अब मैं चारों तरफ पलट कर देखता हूँ, लेकिन दूर दूर तक मुझे मेरी वाइफ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर अचानक से नीचे पटरियों की तरफ मेरी नजर जाती है और मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ उन पटरियों की तरफ चलते हुए जा रही हैं। तो मैं तेज कदमों के साथ भागते हुए उसके पीछे की तरफ जाता हूँ और उसे आवाज लगाते हुए उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उस वक्त उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मेरी आवाज सुनाई ही ना दे रही हो। तभी मैं नीचे पटरियों पर उतरकर पटरियों पर दौड़ता हुआ उसके पास जाता हूँ और जब वो आगे आगे चल रही थी तो अचानक से उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ और उसको रोकता हूँ। पर जैसे ही मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ तो उसके मुंह से आवाज निकलती है कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली चाय। अब ये आवाज सुनते ही मेरा शरीर थर थर कांपने लगा था, क्योंकि वो आवाज मेरी वाइफ की नहीं थी, बल्कि वो आवाज उसी औरत की थी जो अभी कुछ देर पहले मुझे उस अंधेरे की तरफ जाती हुई दिखाई दी थी और जो ट्रेन में भी हम लोगों को मिली थी। अब मेरा उसके कंधे पर हाथ रखते ही पहले तो वो उस तरह से जोर जोर से पुकारती हैं और फिर अचानक से मेरी तरफ पलटती हैं। लेकिन उसके पलटते ही मुझे इतना भयंकर झटका लगता है कि मैं डर के मारे उछलकर वहीं पटरियों पर ही गिर जाता हूँ, क्योंकि पीछे से देखने पर तो वो मेरी वाइफ की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी तो वो मेरी वाइफ नहीं थी, बल्कि वो तो वही डरावनी औरत थी जो कि ट्रेन में हम लोगों को चाय बेच रही थी। अब मेरी तरफ पलटते ही वो अजीब तरीके से मुस्कुराती है, लेकिन उसके मेरी तरफ पलटते ही मैं उछल कर नीचे गिर जाता हूँ। पर मेरे नीचे गिरने के बाद भी मेरी तरफ पलटने के बाद वो एक बार फिर से उसी आवाज में जोर जोर से अपने हाथ में ली हुई केतली को मेरी तरफ करके मुझसे कहती हैं कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली चाय। और ये बात बोलकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले तो ये मुझे पीछे की तरफ से मेरी वाइफ की तरह दिखाई दे रही थी और अब आगे से इसका ये रूप मुझे दिख रहा है। लेकिन उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर ये मेरी वाइफ नहीं है तो फिर मेरी वाइफ कहाँ है, क्योंकि उस वक्त वो वहां उस लोहे की बेंच पर भी बैठी हुई नहीं मिली थी। अब मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वो औरत मेरे सामने से गायब हो जाती है और वहां पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। चारों तरफ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस वक्त तक मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे पूरे बदन पर काफी तेज पसीना आ चुका था। लेकिन फिर मैं किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए वहां से उठता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि अब वो औरत उसी तरफ जा रही है जिस तरफ वो लोहे की बेंच लगी हुई थी और जहां पर हमारा वो सामान का बैग भी रखा हुआ था। लेकिन जब मैं उसको जाते हुए देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस लोहे की बेंच पर मेरी वाइफ वहीं की वहीं बैठी हुई है। तो ये चीज देखकर मैं फिर से सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ देर पहले तो जब मैं उस तरफ गया था तो वो लोहे की बेंच मुझे पूरी की पूरी खाली ही दिखाई दी थी, लेकिन अब मेरी वाइफ उस बेंच पर बैठी हुई है। लेकिन जिस तरफ से वो डरावनी औरत उस बेंच की तरफ जा रही थी उस तरफ मेरी वाइफ की पीठ थी और दूसरी तरफ मुंह था। इसी वजह से उसको उस औरत के आने का पता नहीं चल रहा था। लेकिन वो औरत बड़े ही अजीब तरीके से चलते हुए मेरी वाइफ की तरफ जा रही थी। अब उस औरत को मेरी वाइफ की तरफ जाता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है और ये मेरी वाइफ को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से मैं वहां से काफी तेज कदमों के साथ चलते हुए पहले तो पटरियों से ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ और फिर अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता हूँ। लेकिन जब तक मैं दौड़कर उसके पास पहुंचता उससे पहले ही वो डरावनी औरत पीछे से
उसके सिर के बालों को पकड़कर उसको घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगी थी। अब ये चीज देखते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ और मैं बहुत तेज दौड़कर उस औरत के पास पहुंचकर उसके हाथों से अपने वाइफ के सिर के बालों को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तब वो अचानक से ही मेरी वाइफ के सिर के बालों को तो छोड़ देती है, लेकिन बहुत ही तेज और तीखी आवाज में अजीब तरीके से हंसने लगती है और हंसते हंसते ही हम लोगों की तरफ फिर से मुंह को आगे की तरफ निकाल कर कहती हैं कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, मसाले वाली चाय। उसको इस तरह से हमारे साथ करते हुए देखकर हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे और ये बात बोलते बोलते ही उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल गया था। अब वो एक साधारण औरत से किसी डायन की तरह दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थीं और उसके होंठ अब किसी कोयले की तरह जले हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही उसके शरीर की भी त्वचा पूरी तरीके से बदल गई थी और उसने एक बहुत ही विकराल और डरावनी डायन का रूप ले लिया था। उसका वो रूप देखते ही हम लोग थर थर कांपने लगे थे। तभी वो हम लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ट्रेन में वो बदतमीजी करके सही नहीं किया। अगर तुम लोगों को चाय अच्छी नहीं लगी थी तो तुम मुझे आराम से भी कह सकते थे, लेकिन तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती की। तुम लोगों के इतना जोर से चिल्लाकर कहने की वजह से बाद में किसी ने भी मेरे से चाय नहीं ली। तुमको पता भी है कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये चीज कहते ही वो उस चाय की केतली को हमारी तरफ करके कहती हैं कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैं इस केतली में क्या बेच रही हूँ, क्योंकि तुमको तो वो चीज चाय की जैसी नहीं लग रही थी, तो मैं तुमको दिखाती हूँ कि मैं इस केतली में ऐसा क्या रखती हूँ जो चाय के नाम पर मैं लोगों को पिलाती हूँ। हम लोगों से ये बात कहते हुए वो उस केतली को हमारी ओर करके ऊपर की तरफ उठाती हैं और उसका ढक्कन खोलकर उसको उल्टा कर देती हैं। जैसे ही वो उस केतली को उल्टा करती हैं तो उस केतली में से कुछ लाल लाल खून की तरह निकलकर बाहर की तरफ गिरने लगा था और उस खून के साथ साथ ही अचानक से उस केतली में से कोई ऐसी चीज निकलकर बाहर गिरी थी जिसको देखते ही हम लोग डर के मारे दोनों के दोनों ही उछलकर 2 कदम पीछे हो गए थे, क्योंकि उस केतली में से कुछ और नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की कटी हुई मुंडी निकलकर बाहर गिरी थी। और उस मुंडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बच्चे की उम्र यहीं कोई 2.5 से 3 साल की रही होगी और उस कटी हुई मुंडी को उसने उस केतली में उस खून में डुबो रखा था और उस खून को ही वो चाय के रूप में लोगों को पिला रही थी। अब ये चीज देखते ही हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। मेरी तो उस वक्त ये हालत हो गई थी कि मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे डर के मारे मुझे यहीं पर ही हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त उस रात के घने अंधेरे में उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर हम लोगों के साथ जब वो घटना हो रही थी तो वहां पर आसपास में कोई भी नहीं था। उस वक्त हम लोगों को वो सब काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। फिर उसके बाद वो डायन हम लोगों से कहती हैं कि इस बच्चे की तरह ही अब मैं तुम लोगों को मारकर तुम्हारी मुंडी को भी ऐसे ही इस केतली में डालकर तुम्हारे खून की लोगों को चाय पिलाऊंगी और तुम्हारे खून से बनी हुई चाय तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ये कहकर वो अजीब तरीके से हंसने लगती है। उस वक्त मेरी वाइफ की तो ये हालत हो गई थी कि उसको तो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो अभी कुछ ही देर में बेहोश होने वाली हैं। लेकिन उस वक्त मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी तो खुद की ही हालत ऐसी हो रखी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से हम लोग इस डायन के चंगुल से बचकर निकल जाए। तभी उस डायन ने अचानक से ही अपने हाथ में पकड़ी हुई उस केतली को वहां पर जोर से फेंक दिया और उस केतली को फेंकने के बाद वो अचानक से ही मेरी वाइफ की तरफ लपकती है और मेरी वाइफ की तरफ लपक कर उसके सिर के बालों को पकड़ लेती है और उसको मेरी तरफ से अपनी तरफ खींच लेती है। उस वक्त मेरी वाइफ दर्द के मारे काफी तेज तेज चिल्ला रही थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे बचा लो। लेकिन तभी वो डायन मुझसे कहती हैं कि इसी ने मुझे उस ट्रेन में इतना ज्यादा सुनाया था ना, इसका तो अब मैं वो हाल करूंगी कि इसकी रूह अपने आने वाले 7 जन्मों में भी ये याद रखेगी कि इसका किससे पाला पड़ा था। अब वो बात बोलकर वो मेरी वाइफ को काफी तेज गति में वहां से घसीटते हुए लेकर जाने लगी थी। वो जिस तरफ मेरी वाइफ को घसीटते हुए लेकर जा रही थी उस तरफ उस रेलवे स्टेशन से आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मैं चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। बस एक तक किसी खंबे की तरह खड़ा होकर
लगातार उस औरत को मेरी वाइफ को घसीटकर ले जाते हुए ही देख रहा था। फिर थोड़ी ही देर में जब वो मेरी वाइफ को घसीटते हुए ले जा रही थी तो आगे चलकर अंधेरे में गायब हो जाती है, लेकिन मैं तब तक भी अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला पा रहा था। मेरा शरीर वहीं की वहीं अकड़ गया था। लेकिन फिर अचानक से ही मुझे उस रेलवे स्टेशन पर मेरे पीछे की तरफ से एक रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है और कुछ ही देर में मेरे पास एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर कोई और नहीं बल्कि गांव से मेरे ताऊजी का ही लड़का बैठा हुआ था। पर उसको मेरे पास आकर रुकने के बाद भी मैं वैसे की वैसे ही एकटक उस तरफ देखे जा रहा था जिस तरफ वो डायन मेरी वाइफ को उस अंधेरे में लेकर गई थी। तो वो मेरे ताऊजी का लड़का मुझसे पूछता है कि अरे भैया क्या हुआ, आप इस तरीके से यहाँ पर क्यों खड़े हो? लेकिन मैं उसको कोई भी जवाब नहीं देता हूँ। फिर वो अचानक से मेरे हाथ लगाकर मुझको हिलाता है और उसके हिलाते ही मैं थोड़ा होश में आता हूँ। मेरे शरीर में हलचल होती है और उसके बाद मैं उसको वहाँ पर हुई सारी घटना बताता हूँ कि किस तरह से वो डायन मेरी वाइफ को उस अंधेरे की तरफ लेकर चली गई हैं। ये बात भी मैं उसको बताता हूँ। मेरे मुंह से वो सारी बातें सुनकर वो भी काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन फिर वो मुझसे कहता है कि आप बाइक पर पीछे बैठो, हम आगे चलकर देखते हैं। उसके बाद मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर उस तरफ अंधेरे में जाने लगता हूँ जिस तरह वो डायन मेरी वाइफ को घसीटते हुए लेकर जा रही थी। अभी हम लोग वहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आए ही थे कि तभी बाइक की हेडलाइट की रोशनी में हमें वो डरावनी औरत जाते हुए दिखाई देती है और उसने अपने हाथ से किसी चीज को भी पकड़ रखा था और वो उसको घसीटते हुए लेकर जा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ ही थी। तभी हम लोग हमारी बाइक को दौड़ाते हुए उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके पास जाते वक्त हम लोगों को डर भी काफी ज्यादा लग रहा था और मैं बाइक पर चलते हुए ही मेरे ताऊजी के लड़के से पूछ रहा था कि आखिर हम लोग उस डायन के चंगुल से तेरी भाभी को कैसे छुड़ाएंगे। तो वो मुझसे कहता है कि भैया आप उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ ऐसा उपाय है जिससे वो डायन हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी और हम लोग भाभी को बड़ी ही आसानी से उससे छुड़ा कर ले आएंगे। फिर चलती हुई बाइक पर वो मुझसे कहता है कि मेरे हाथ की एक बाजू पर ताबीज बना हुआ है, आप उसको खोल लीजिए और उस ताबीज को खोलकर मुझको पकड़ा दीजिए। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जैसा वो कहता है उस वक्त मैं वैसा ही करता हूँ। फिर हम लोग उस डायन के पास जाकर अपनी बाइक को अचानक से रोक देते हैं, पर बाइक को रोकने से पहले मेरे ताऊजी के लड़के ने मुझसे कहा था कि आप उस डायन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करना। उसके डरावने रूप को देखकर आप डरना मत बल्कि उसका सामना करना, और तब तक मैं किसी तरह से भाभी को उसके चंगुल से छुड़ा लूंगा। फिर हम लोग वहां पर पहुंचने के बाद बिल्कुल वैसा ही करते हैं। उस जगह पर जाने के बाद वो डायन मुझको देखकर मेरी तरफ अपने जबड़े को फाड़कर हंसती है और मुझसे कहती हैं कि तू फिर आ गया। तभी मैं उससे कहता हूं कि मैं तुमको मेरी वाइफ को इस तरीके से मारने के लिए लेकर नहीं जाने दूंगा। अभी मैं उसको इस तरह से बातों में उलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे साथ जो मेरे ताऊजी का लड़का था वो पीछे की तरफ से जाकर उस डायन के गले में उस ताबीज को उलझा देता है और उस ताबीज के उसके गले में पड़ते ही उस डायन ने अपने हाथ से मेरी वाइफ के जो सिर के बाल पकड़ रखे थे उनको छोड़ दिया था और वो वहां पर अजीब तरीके से झटपटाने लगी थी। वो उस वक्त इस तरीके से झटपटा रही थी जैसे कि उसको कोई बिजली का करंट लग रहा हो। लेकिन तभी मेरा ताऊजी का लड़का मुझसे कहता है कि फटाफट निकलो यहाँ से, और वो बाइक को स्टार्ट करके बाइक को वापस घुमाता है। और फिर पहले तो मैं मेरी वैफे को बाइक पर बैठाता हूँ, उसके बाद उसको पकड़कर मैं बाइक पर बैठ जाता हूँ और फिर हम लोग बाइक को जितना तेज रफ्तार में हो सकता था भगाते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग वहां से निकले थे तो मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा था कि वो डायन अब नीचे जमीन पर गिर चुकी थी और अजीब तरीके से झटपटा रही थी। लेकिन उस वक्त तक मेरी वाइफ का शरीर पूरी तरीके जगह जगह से छील चुका था और उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर रास्ते में चलते वक्त मैं मेरे ताऊजी के लड़के से पूछता हूँ कि तुमने तो अपना ताबीज उस डायन के गले पर डाल दिया, तो फिर अब तुम्हारा क्या होगा? तो वो मुझसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास पीर बाबा के दिए हुए 2 ताबीज हैं, जिनमें से एक को मैंने मेरी कमर पर बांध रखा है और एक मेरे हाथ पर बंधा हुआ था।
फिर उसके बाद हम लोग किसी तरीके से हमारे गांव में घर पर पहुंचते हैं और घर पर जाते ही हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो हम हमारे घर वालों को बताते हैं। तो उस वक्त जो प्रोग्राम हो रहा था उस पूरे प्रोग्राम में हमारी बात को सुनकर सन्नाटा छा जाता है और एक भीड़ हम लोगों के चारों तरफ हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे घर वाले हमारे ऊपर कई टोटके करते हैं ताकि उस डरावनी डायन की आत्मा फिर से हमारा पीछा ना करे। उस रात तो पीर बाबा के उस ताबीज की वजह से मेरी वाइफ की और मेरी जान बच गई, वरना हम लोगों के साथ उस रात कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।